हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो एग्जाम से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और एग्जाम के बाद आपको कैसे क्या क्या करना है उसकी एक फुल गाइडेंस वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको सारी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो घंटा बजा दो और चलिए हम देखते हैं वो सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते आए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर देखते हैं जिसमें इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे, वो आपको हम समझाते हैं और बताते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जो पहला पॉइंट है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वर्टेक्स। हमारी ग्राफ होती है कुछ इस टाइप की होती है। इसमें ये होता है हमारा वाई एक्सेस और ये होता है हमारा एक्स एक्सेस, और इस साइड हम इसको एच डैश और यहाँ पर हम इसको वाई डैश बोलते हैं। तो हमारा जो एस एक्सेस है उसको हम एब्सिस का भी कहते हैं और जो हमारा वाई एक्सेस है उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो हमारा जो वाई एक्सेस होता है यहाँ पर इसके पॉजिटिव रहते हैं और एक्स का हमारा इस साइड पॉजिटिव रहता है और एक्स का हमारा लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता है और वाई का हमारा नीचे साइड भी नेगेटिव रहता है। इस प्रकार से ये ग्राफ हमारा बनता है। तो और जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। तो अब हमारा पहला है फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत बार देखने मिल जाता है एग्जाम में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमारी कोई दो पॉइंट्स रहते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारी डिस्टेंस पूछते हैं तो उससे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे y2 और x2 और x1 क्या है, तो ये जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पर x1 एंड y1 रहेगा और यहाँ पर x2 एंड y2 रहेगा। इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो फॉर्मूले की। इसी तरह हमारा सेक्शन फॉर्मूला आता है दूसरा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये समझिए पहले। वैसे यही लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट और अगर इसको हम दो पार्ट में बांट दें किसी रेशियो में, मान लीजिए m रेशियो n में हम इसको बांट देते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो पहले हम देखते हैं p ऑफ x, मतलब हमारा x के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेंगे। m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर m और n जो है वो हमारे रेशियोज हैं यहाँ के। और y के कोऑर्डिनेट्स के लिए p ऑफ y के लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रहेगा m बाई टू प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को, जो क्या कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, मतलब हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, उनको कैसे निकालते हैं। x1 प्लस y1 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। सबसे इजी फॉर्मूलेज होते हैं तीनों, और होप करते हैं आप ये फॉर्मूले अभी तक याद कर चुके होंगे और अच्छे से ना समझ लिया होगा। अब अगला चैप्टर जो हमारा आ गया है वो है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पे हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं सिमिलर ट्राइंगल। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डेंट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और ये ट्राइंगल है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। अगर इसकी दो साइड्स इक्वल है, मान लीजिए ए बी जो इक्वल है वो हमारा एक्स वाई के इक्वल है और जो ए सी इक्वल है वो हमारा एक्स एंड जेड के इक्वल है। और ये हम लोगों से बहुत बार कह देते हैं कि दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कीजिए, सिमिलर प्रूव कीजिए। तो इसकी जो हमारे दो साइड इक्वल है उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, मतलब इसमें एंगल ए और इसमें एंगल एक्स वो बराबर होगा। तो इसमें एंगल ए बराबर हो जाएगा हमारा एंगल एक्स, क्योंकि जो तो हमारी इक्वल लाइन है ए सी और ए बी और इसमें ए एक्स वाई और एक्स जेड, उसके साथ का जो एंगल होगा वही हमारा इक्वल होगा। और इसकी जो आगे देखते हैं करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल रहेंगी। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल रहेंगी। तो इसमें देखते हैं क्या है, ए बी हमारा जो है अपॉन एक्स वाई ये किसके बराबर रहेगा, बी सी अपॉन वाई जेड के। और जो हमारा बी सी अपॉन वाई जेड है एक रहेगा ए सी अपॉन एक्स जेड के इक्वल। ये आप लोग जरूर देख कर जाए, इससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो बार बार आपको एग्जाम में देखने मिलती रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थेल्स थ्योरम की तरफ। तो थेल्स थ्योरम हमारी क्या कहती है, हमारा ट्राइंगल है ये बी सी और इसके पॉइंट अपने एक लाइन खींच दी है डी और ई, और डी ई अगर पैरेलल है बी सी के तो इसमें क्या कहती है थ्योरम, अगर डी ई जो हमारी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, तो ए डी अपॉन डी बी वो इक्वल रहेगा ए ई अपॉन ई सी के। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको ऐसा कहीं देखने मिले
तो वो आपसे ये पूछ लेंगे। और अगर आपको ये कह दें कि पैरेलल है तो फिर आपसे इनमें वैल्यूज रख के वो कोई 3 वैल्यूज दे देंगे आपको, उसकी कोई एक की वैल्यू पूछ लेंगे। अब आगे देखते हैं, सर्कल सर्कल आ गया, ट्राइंगल से बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं हम सर्कल क्या कहती है। पहला पॉइंट, ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू वन पॉइंट। अच्छा, तो सर्कल है उसका एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट पास करें तो एक ही टेंजेंट पास होगी, यहाँ से हम कोई दूसरी टेंजेंट पास ही नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे पॉइंट से पास करते हैं। तो कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यूज में, कितनी टेंजेंट पास होती है, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होती है। अब दूसरी देखते क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम। अच्छा, हमने दो टेंजेंट खींची है यहाँ पर और एक टेंजेंट यहाँ पर, अगर ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे पी मान लीजिए और इसको ए और बी मान लीजिए, अगर ये टेंजेंट है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रही है, ये भी पी से निकल रही है और ये भी पी से निकल रही है, ऐसा कह सकते हैं पी पर मिल रही है। तो जो पी ए होगी और पी बी होगी इक्वल होगी, तो पी ए हमारी किसके इक्वल होगी, पी बी के इक्वल होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल की। आगे देखते हैं अब हम क्या कहती है ये अगली थ्योरम, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। अच्छा, से हमारा सर सेंटर ओ है मान लीजिए सर्कल का, यहाँ से एक रेडियस हम बनाते हैं और यहाँ से एक टेंजेंट पास होती है, अगर तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत यूज है इसका, बहुत बार रिपीट भी हुई है ये क्वेश्चन। और अब अगली थ्योरम देखते हैं क्या कहते हैं, एंगल मेड बाय डायमीटर एट सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। ये मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से एक डायमीटर पास किया हमने ए बी, और अगर ये डायमीटर है जो सर्कमफेरेंस पर अगर एंगल बनाएगा तो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। जितनी भी अभी थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्योंकि बार बार रिपीट होती है, इनसे बार बार क्वेश्चन देखने मिले हैं हमको एग्जाम्स में, तो ये वाली आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। अब अगली थ्योरम देखते हैं क्या कहती है, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड है सर्कमफेरेंस आर इक्वल। एंगल है जो कॉर्ड बनाती है, एंगल कॉर्ड हमने इसमें बना दी एक, तो मान लीजिए कॉर्ड है एक्स बाय, अगर ये एंगल बनाए सर्कमफेरेंस पे यहाँ पर थीटा डिग्री का, और अगर यही सेम कॉर्ड और कहीं भी एंगल बनाए तो भी ये थीटा ही डिग्री का रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेम कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाती है तो सेम ही एंगल रहेंगे सारे, और अगर माइनर में बनाएगी तो माइनर के भी ये अल्फा मान लीजिए, अगर और कहीं भी माइनर पे बनाएगी तो ये तो अब ये अल्फा रहेगा। अगर सेगमेंट सेम है, जैसे मेजर सेगमेंट है तो उसके सारे एंगल सर्कमफेरेंस के सेम रहेंगे, और माइनर सेगमेंट है तो उसके सारे एंगल सेम रहेंगे। अब आगे देखते हैं क्या कहती है दूसरी थ्योरम, एन एंगल मेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज हाफ द एंगल मेड एट द सेंटर दैट सबटेंड द सेम आर्क। तो देखते हैं क्या कहती है अब। तो मान लीजिए हमारी एक कॉर्ड है, ट्राइंगल मत देखिए, अभी कॉर्ड देखिए, यहाँ पे कॉर्ड है हमारी ए बी, और ये आर्क देखिए मेजर माइनर जो आर्क बना रही है, अगर ये आर्क एक एंगल बनाती है यहाँ पर सर्कमफेरेंस पर, मान लीजिए यहाँ बनाया इसने एंगल हमारा 90 डिग्री का, या मान लीजिए इसको भी अल्फा ले लीजिए, अल्फा डिग्री का, और अगर यही सेम आर्क एंगल बनाएगी हमारा सेंटर पर, ये सेंटर है तो ये 2 अल्फा का एंगल बनाएगी। मतलब कहने का ये है, अगर सेम आर्क जो एंगल हमारी सर्कमफेरेंस पर बनाएगी उसका डबल हमारा सेंटर पर बनेगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर ये आर्क हमारी सेंटर पर जो एंगल बनाएगी उसका आधा हमारा सर्कमफेरेंस पर एंगल देखने हमको मिलेगा। आगे थ्योरम क्या कहती है अभी देखते हैं, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इन अ सर्कल इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब ये क्या कहती है, पहले समझने का आप ट्राई करते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक हमने टेंजेंट पास की और यहाँ पर ये एक हमारी कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा इसको अल्फा ले लीजिए, और यही कॉर्ड अगर हमारी कहीं और एंगल बनाती है तो वहां भी सेम एंगल बनेगा। मतलब जो एंगल कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में है वही कॉर्ड से अगर हम सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाए तो वो सेम रहेगा, इसको हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अब हमारा यहाँ पर सर्कल चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे आप देख चुके हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री को हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारी वो हमारी है टेबल। ये आपको बिल्कुल मतलब अपने ऐसा याद होने चाहिए, कोई आपसे सोते में भी पूछ ले तो आप उसकी वैल्यू बता सकें, साइन 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 45 की क्या है, सारी आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन लिख देगा और आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब हम देखने पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, वो तो मोस्टली सबको पता ही होंगे। जैसे हमारे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और साइन का अपोजिट हमारा कोसेक हो जाता है, कॉस का अपोजिट हमारा सेक हो जाता है, और टेन का अपोजिट हमारा कॉट हो जाता है। बहुत से लोगों को मतलब याद करने में प्रॉब्लम रहती है, जैसे साइन का होता है हमारा P/H,
ऐसे सब आपको अलग अलग इन सब की याद करने में दिक्कत होती है, तो उसका सीधा सीधा होता है, जैसे आप देखें PHB नहीं, ऐसा ऐसे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो इस पे आप देख सकते हैं जब हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एंड बेस, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी बोले। अब इसको आप डिवाइड दे दीजिए ऐसे अलग, और यहाँ पर हमारा एस है वो हो जाएगा साइन, साइन का हमारा क्या होता है P अपॉन एच, और ये हो जाएगा हमारा सी कॉस, कॉस होता है B अपॉन एच, और टी हो जाएगा टेन P अपॉन बी। अगर साइन कॉस टेन आपको याद है तो इनके अपोजिट भी आपको याद ही हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं और क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। हमारा पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, मतलब हमारी जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो पाइथागोरस थ्योरम पर ही चलती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पहले वो समझते हैं। एच स्क्वायर जो होता है वो हमारा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एच क्या है, बी क्या है, पी क्या है वो हम समझते हैं। अच्छा पहले ये समझिए पाइथागोरस थ्योरम होती है वो सिर्फ हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में ही रखती है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे ये बेस रहेगा, और इसको हम हाइट या परपेंडिकुलर ऐसे कहते हैं। 90 डिग्री और एंगल बनता है, 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने ही हमारी हाइपोटेनियस रहती है। हाइपोटेनियस हमारी सबसे बड़ी साइड रहती है, ये आप ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेनियस हमारी सबसे बड़ी साइड रहती है। अब आगे देखते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इनसे आपको डायरेक्ट सवाल देखने मिल जाएंगे पेपर में और बहुत जगह आपको हेल्प करेंगे। तो पहली आइडेंटिटीज देखते हैं हम क्या कहती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है वो होता है 1। पहली आइडेंटिटीज हमारी ये रही। अब दूसरी देखते हैं क्या कहती है। हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी हमारा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं वो क्या कहती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो हमारा किसके बराबर, ये भी हमारा 1 के बराबर होता है। ये तीनों आइडेंटिटी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट आपको देखने मिलेंगी क्वेश्चन में और बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसी के साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी अब खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप देखिए यहाँ पे एक एंगल है जो दिख रहा है आपको एंगल सी पर, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो हमारा एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और एक एंगल आप यहाँ पर बनता है, इस वाले एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं जिसमें आप चले जाते हैं बाबू सोना छोड़ने के बाद, ये आपका मैथ वाला डिप्रेशन है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसमें डिप्रेशन सोच के आप उनकी याद में मत खो जाइएगा, बोर्ड का एग्जाम है आपका कुछ दिनों में, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी आप लोग। अब इतना समझने के बाद आगे देखते हैं हम और क्या कहती है हाइट एंड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट्स। तो पहला है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ट्राइंगल भी देख लीजिए, मान लीजिए हमारा कोई टावर है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। मान लीजिए ए बी हमारा कोई टावर है, इसकी हाइट हमारी एच है, और मान लीजिए इस पे हमने एक फ्लैग लगा दिया है यहाँ पर ऊपर, ऐसे बना लीजिए इस पे हमने एक फ्लैग लगा दिया और फ्लैग की हाइट हमारी मान लीजिए एफ दी गई हुई है, और ये हमारा एक एंगल दिया हुआ है। तो अगर वो हमसे डायरेक्ट क्या पूछते हैं फ्लैग की हाइट पूछते हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे पहले आप ये देखिए। यहाँ से पहले तो एक एंगल ये बना आपका थीटा, और एक एंगल आपका फ्लैग को अगर देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा, तो ये पूरा एंगल है इसको हम मान लेते हैं अल्फा। तो पहले हम यहाँ से जो निकालेंगे 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो 10 अल्फा की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हमारी रहने वाली है एच प्लस बाय अपॉन, पहले सी बी को यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी जरूरी है हम लेना भूल गए थे, एच अपॉन वाई प्लस एक्स। यहाँ से हमारी 10 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। और एक अगर हम देखा जाए सिर्फ एच की अगर हमें वैल्यू निकालनी है थीटा के उससे हम निकालेंगे, तो हमारी 10 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एच अपॉन एक्स। ये कैसे आती है, 10 हमारा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर 10 अल्फा देखा जाए, 10 अल्फा के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है पूरा ये है, तो एफ प्लस एच हमने कर लिया, और बेस हमारा एक्स है ही। और 10 थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर एच है और बेस हमारा सेम है एक्स। यहाँ पर आप ये दोनों निकाल लेंगे और जैसा क्वेश्चन आपसे पूछे उस हिसाब से इसको यूज करके आंसर आप दे दीजिए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए ट्राइंगल है हमारा, इसमें 2 पॉइंट्स है, एक हमारा ये बीच में पॉइंट दिख रहा है ये, और एक हमारा दूसरा पॉइंट है सी। मान लीजिए इसको हम ई ले लेते हैं, ई से सी तक की हमारी डिस्टेंस है वो है हमारी एक्स, और बी से ई तक की हमारी डिस्टेंस है उसे मान लीजिए हम लोग बाय मान लेते हैं। कभी कभी वो हमसे डिस्टेंस पूछ लेते हैं, और हाइट तो हमारी एच यहाँ से रहती ही है।
तो एक एंगल हमारा थीटा बनेगा और एक एंगल हमारा यहाँ पे अल्फा बनेगा। तो अच्छा, एक चीज में अल्फा और थीटा में बहुत बार कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। जो पास वाला एंगल रहेगा, मान लीजिए पास कौन सा अल्फा, तो अल्फा बड़ा है और थीटा छोटा रहेगा, पास वाला एंगल हमेशा बड़ा रहेगा। अल्फा यहाँ पर हमारा बड़ा रहेगा थीटा से। अब क्यों बड़ा रहेगा ये भी सोचिए। अब जैसे किसी बिल्डिंग को आप पास से देखेंगे तो आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, तो एंगल आपका ज्यादा बनेगा, और जितनी दूर से देखेंगे उतनी आप नीचे गर्दन करके देख सकेंगे। तो ऐसे भी आप अपना दिमाग चला सकते हैं। और ये भी याद रखिए, पास वाला एंगल हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसमें वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम वही टेन का यूज करेंगे। तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा एच अपॉन एक्स प्लस वाई। क्यों? एच हमारा परपेंडिकुलर है और एच एक्स प्लस वाई हमारा पूरा यहाँ से बेस है। क्यों? थीटा के लिए हमारा पूरा एंगल ये वाला लगेगा बेस के साथ। और वहीं अगर हम देखें टेन अल्फा, तो टेन अल्फा के लिए हमको जो निकालना पड़ेगा वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन अल्फा के लिए हमारा परपेंडिकुलर तो एच है ही और बेस हमारा यहाँ पर पाई है। तो आप सेम इससे निकाल सकते हैं, सेम वही जो आपसे क्वेश्चन में पूछा दोनों आप पुट करिए और जो आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं उसका आंसर दीजिए। तो इधर ही पर हमारा जो है अब ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो चुकी है, सर्कल भी देख चुके हैं और हाइट एंड डिस्टेंस भी देख चुके हैं। अब हम इंपोर्टेंट, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं चैप्टर में जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम पहला फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, जो हमारा होता है डी के लिए। डी तो आप जानते होंगे ना, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, हमारा निकालते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आता ही होगा इतना। फिर आप देखते हैं जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है इसमें, वो क्या कहता है। एंड टर्म का जो हमारा फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। ये आपको हर जगह यूज मिलेगा इसका और बार बार देखने को भी मिलेगा, तो इसे ध्यान से आप पढ़ के जरूर जाइएगा और अच्छे से समझ के जाएगा। तो हमारा एंड टर्म होता है वो, उसका जो फॉर्मूला होता है ए एन। ये हमारा होता है एंड टर्म, जो हमारा लास्ट टर्म या एंड टर्म होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। इसमें हमारा ए फर्स्ट टर्म है, एन हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एंड टर्म का, इसको जरूर आप समझ के जाइएगा। और आगे देखते हैं एक और फॉर्मूला, वो क्या कहता है हमारा। तो हमारा एक और फॉर्मूला है वो सम ऑफ एंड टर्म का। सम ऑफ एंड टर्म मतलब हमारे एंड टर्म है उनका सम निकालना पड़ता है हमको एपी में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। तो सम ऑफ एंड टर्म इज इक्वल टू होता है हमारा एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ये हमारा होता है एंड टर्म का फॉर्मूला। तो एपी में हमारे यही इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस थे। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखते हैं, वो है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बस एक ही जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो बार बार आपको रिपीट होता देखता मिलेगा, वो है एचसीएफ इनटू एलसीएम। जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यही बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो बार बार रिपीट होता आपको दिखेगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं हमारा चैप्टर जो है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। तो उसका हम पहला फॉर्मूला देखते हैं जो होता है मीन का। इसमें बेसिकली तीन ही चीज पूछी जाती है, मीन, मीडियन और मॉड की। तो सबसे पहले हम मीन देखते हैं। मीन का जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, तो उसमें उसको हम देखते हैं क्या कहते हैं। वो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा होता है एक्स एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब देख लीजिए क्या हो जाए, ऊपर है जो हमारा वो होता है सम ऑफ एक्स आई और एफ आई और नीचे हमारा एफ आई। इससे हमारा मीन निकल जाता है। दूसरा हमारा इसका जो मेथड होता है वो होता है अज्यूम्ड मीन करके। तो वो मतलब इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये हमारा डायरेक्ट वाला। तो इसको आप ज़्यादा इस पर आप फोकस करिए, इससे आप निकालने का ट्राई करिए मीन। अब हम दूसरा देखते हैं हमारा मीडियन। मीडियन हम कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने का जो हमारा तरीका होता है वो, उसका फॉर्मूला होता है जो वो देखते हैं एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर जो हमारा एल है वो तो हमारा है लोअर लिमिट और जो हमारा एच है वो है हमारा हायर लिमिट। और यहाँ पर एफ है वो तो पता ही होगा आपको, फ्रीक्वेंसी है। और जो हमारा एन है वो है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और सी एफ आपको पता ही होगा, हमारा सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आगे देखते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, जो है हमारा मोड का। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारे तीनों मीन, मीडियन, मॉड के फॉर्मूले हो गए हैं।
अब एक इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कीजिए या फॉर्मूला कीजिए, वो होता है हमारा इंफेरियल रिलेशन। सबसे ज्यादा हमको मतलब यही देखने मिलता है, इंफेरियर रिलेशन। वो आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यू से देगा और कहेगा इंफीरियर रिलेशन से आगे की वैल्यू निकालो। जानते हैं इंफीरियर रिलेशन हम क्या होता है? इसका जो इंफीरियर रिलेशन होता है वो होता है हमारा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए और बहुत अच्छे से देख के जाइए। आपको 101% पेपर में देखने मिलने वाला है। जो हमारा 3 मीडियन होता है वो होता है हमारा मॉड प्लस 2 मीन। केस में आपको कोई भी दो वैल्यू देके वो तीसरी वैल्यू पूछ सकता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारा जो एक ही फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट वो है ई ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट। तो हमारा वो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मतलब फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं? जो हमको आउटकम चाहिए हो गए, जो मतलब उनने हमसे क्वेश्चन में पूछे। और अपॉन में इसका होता है वो तो होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हमारे टोटल आउटकम होते हैं वो। और उसमें आपसे एक बार डायरेक्ट चीज पूछ लेता है, मतलब एमसीक्यू में इंपोर्टेंट मार्क करिएगा इसको, कि हमारी इवेंट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो जो होती है 1 या 1 के बराबर रहेगी या 0 या उससे बड़ी रहेगी। मतलब सीधा कहने का मतलब है 0 और 1 के बीच में हमारी कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी इवेंट होने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ भी लेता है। तो प्रोबेबिलिटी में बस यही दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना है, बार बार रिपीट आपको देखते मिले। अब आगे देखते हैं हम अगला चैप्टर जो है हमारा मेंसुरेशन 3D। इससे भी आपको बहुत ज्यादा मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के आंसर देखने मिल जाएगा कि आपसे फॉर्मूला पूछ लिया या आपको डायरेक्ट उसके कुछ वैल्यूज दे दी और आंसर आपको फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो पहला हमारा है सर्कल। सर्कल का जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है सर्कल के एरिया का। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा। और इसके साथ हमारी सरकमफेरेंस होती है। सरकमफेरेंस भी पूछते हैं वो हमसे। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2πr। अब कभी कभी वो क्या करते हैं, ये सेंटर हमारा हुआ सर्कल का, मान लीजिए यहाँ से वो एक आर्क बना देते हैं। तो आर्क के हमारा सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ से वो पूछ लेते हैं। मतलब एरिया सेक्टर जो है इसका हमारा एरिया पूछ लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा रहता है वो देख लीजिए आप लोग पहले। सेक्टर के लिए वो हमको यहाँ पर एक एंगल बना देगा। मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल उन्होंने दे दिया हमको थीटा। सेक्टर जब भी आपको मिलेगा तो उसके साथ आपको थीटा मिलेगा। या तो आपसे एरिया पूछेंगे या आपसे रेडियस भी पूछ सकते हैं या आपसे थीटा की वैल्यू पूछेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। कभी कभी आपसे आर्क की लेंथ पूछ लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने सेक्टर जो बनाया था और यहाँ पर ये वाली आर्क है, इसकी वो आपसे लेंथ पूछ लेते हैं। उसका भी फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। इससे हमारी लेंथ निकल जाएगी आर्क की। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है सेकंड। सेकंड है हमारा सेमी सर्कल। सर्कल को आधा कर देंगे सेमी सर्कल। अच्छा आधा किया तो ये हमारा सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की हमारी रेडियस है और ये पूरी जो रहेगी वो हमारी डायमीटर रहेगी। तो इसमें जो हमसे पूछते हैं उसमें भी एरिया पूछ लेंगे। तो एरिया जो हमारा रहेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आधा सर्कल है तो हमको आधा करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारा सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला इसमें रहेगा वो रहेगा पाई आर प्लस डी। इसमें डी एड क्यों हुआ है ये आपको पता ही होगा, एक बार और समझा देते हैं। सरकमफेरेंस तो हमारा ये रहेगा, सरकमफेरेंस तो हम आधा कर देंगे लेकिन इसमें ए भी हमारा ऐड होगा। तो ये पूरा क्या है डी, इसलिए डी हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल के मोस्टली अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहले जो बेसिक होता है ट्राइंगल का, मतलब सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो हमारा होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको बेस और हाइट दिख जाए तो उसका सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है किसके लिए? एरिया के लिए। इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। वही हम नेक्स्ट देखते हैं, एक हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहेगा, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का रहेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया के लिए। इसका एरिया का जो फॉर्मूला रहने वाला है वो हमारा रहेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के बाद अगर हम देखें आगे तो एक हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसमें सारी साइड इक्वल रहती हैं। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका रहेगा √3/4 मल्टीप्लाई किससे, साइड का जो उसका रहेगा उसका स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड बराबर रहती हैं। तो ये हमारा राइट एंगल
सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होगा। और बचे हमारे दो ट्रायंगल ऐसे, स्केलिन और आइसो स्केलिन। इसमें क्या रहता है, एक में हमारी दो साइड इक्वल रहती है, एक में तीनों तीनों साइड अलग अलग रहती हैं। इन दोनों के लिए एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो सेम यूज करते हैं हम। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला रहता है, उसको हम कैसे लिखते हैं पहले ये देखिए। एस अंडर रूट में एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको हम ऐसे लिखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे एस क्या है यहाँ पर, तो एस जो हमारा होता है वो होता है सेमी पैरामीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, हमारी तीनों साइड है, और इसको हम अगर आधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सेमी पैरामीटर। इस फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं इसको हम। हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालते हैं। अब आप पैरामीटर देखिए, पैरामीटर कुछ नहीं ईजी रहता है। पैरामीटर आप समझिए, पैरामीटर जो रहती है बाउंड्री रहती है, तो बाउंड्री हम तीनों प्लस कर देंगे। कोई सा भी ट्राइंगल हो, मान लीजिए साइड ए है, ए बी है, ए सी है, मान कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसकी तीनों साइड प्लस करेंगे तो उसका हम पैरामीटर निकाल देंगे। सीधी सीधी पैरामीटर का मतलब ही होता है उसकी बाउंड्री पूछ रहे हैं वो। तो यहीं पे ट्राइंगल हमारा खत्म हो गया है और मेंसुरेशन 2D भी खत्म है। अब हम बढ़ते हैं मेंसुरेशन 3D की तरफ। 3D मतलब 3 डायमेंशन और 2D मतलब 2 डायमेंशन। तो पहला हमारा 3 डायमेंशन का फिगर वो है क्यूब का। तो इसमें हमारे डायरेक्ट एरिया नहीं पूछते, इसमें हमारा सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पूछते हैं। सरफेस एरिया मतलब हमारा टोटल सरफेस एरिया, सारे एरियाज का पूछ लेंगे यार टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया मतलब हमारा फोर वॉल्स का एरिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्यूब का टीएसए। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए का फॉर्मूला होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वहीं अगर हम देखें कि हमारा एल एस ए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और इसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं क्योंकि चारों वॉल्स का एरिया निकलता है। इसमें टॉप फेस और नीचे वाला जो फेस रहता है उसको हटा देते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। और इसमें हम वॉल्यूम भी पूछते हैं, तो वॉल्यूम हमारा रहने वाली है, वो हो जाएगा हमारा साइड का क्यूब। अच्छा, इसमें आपको मेंसुरेशन में एक चीज याद रखनी है कि आपको यूनिट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। वॉल्यूम में जो हमारी यूनिट लगेगी वो लगेगी हमारी यूनिट क्यूब लगेगी, और जो जितने भी एरियाज हैं एरियाज में हमारी यूनिट लगेगी वो लगेगी स्क्वायर। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसके मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने यूनिट नहीं लगाई है। तो क्यूब में ये हम आगे देखते हैं डायगनल। डायगनल भी पूछ लेते हैं कभी कभी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायगनल का अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हमारा होता है डायगनल का फॉर्मूला। यहीं पर क्यूब के चारों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है जो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो है क्यूबॉइड। सेम क्यूबॉइड में होता है लेटरल सरफेस एरिया, फोर वॉल्स का एरिया होता है जो, और टोटल सरफेस एरिया और हमारा वॉल्यूम और डायगनल। तो उसको भी हम देखते हैं डायरेक्ट। ये से जो हमारा रहेगा टोटल सरफेस एरिया, इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि साइड ज़्यादा रहती है, क्यूबॉइड बड़ा सा होता है इसलिए। तो इसका देखिएगा आप जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। एल है हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो टी एस से हमारा इससे निकालते हैं, इनको हम सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा जो टी एस होता है कर्व सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया कहिए इसको भी, लेटरल सरफेस एरिया और फोर वॉल्स का एरिया, वो हो जाता है हमारा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा एल इंटू बी इंटू एच। इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वहीं इसका सेम डायगनल का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। तो इसका जो डायगनल का फॉर्मूला रहने वाला है वो है हमारा अंडर रूट में एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हमारा डायगनल होगा। क्यूब भी हमारा खत्म हो चुका है। अगला जो हमारा फिगर है वो है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी होता क्या है पहले ये देखिए, इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। सिलेंडर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, नॉर्मली इस तरीके का होता है सिलेंडर। तो इसकी जो ये वाला पार्ट है ये तो हाइट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो रहती है ये रहती है हमारी रेडियस। तो इसके आप मुझे क्या पूछ सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब पूरा एरिया। पूरा एरिया मतलब यहाँ जो ऐसा कर्व्ड रहेगा ना, ये देखा होगा सिलेंडर, और ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया प्लस, उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का जो उसका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया रहने वाला है, ये आर ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में एच प्लस आर। और हमारा जो कर्व सरफेस एरिया रहने वाला है वो हमारा रहेगा 2 पाई आर एच। और इसकी जो वॉल्यूम रहेगी वो हमारी रहेगी पाई आर स्क्वायर एच। अब ऐसे ही आगे देखते हैं क्या है,
एक है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर ऐसा रहता है। सिलेंडर है बनाते हैं, जैसे सिलेंडर है हमारा जो, इसके बाहर भी एक सिलेंडर बना होता है ऐसा। तो आप देख रहे हैं खाली खाली जगह जो दिख रही है, ये भरी रहती है, खाली रहती है, इसलिए इसे हॉलो सिलेंडर हम कहते हैं। तो इसकी दो होती है, एक तो अंदर वाली सिलेंडर की रेडियस, और यहाँ से अगर हम देखा जाए बाहर वाली सिलेंडर की ये रेडियस, और हाइट तो इसकी एक ही रहती है सेम। तो इसमें भी वही सेम चीज पूछते हैं, सी एस टी एस। सी एस मतलब कट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है, बस इसमें सरफेस जो हमारी रहती है वो कर्व रहती है, तो इसको हम कर्व सरफेस एरिया कहने लगते हैं। फॉर्मूला देखते हैं चलिए। कर्व सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा इसके लिए वो रहेगा 2 पाई एच और ब्रैकेट में आर प्लस आर। अच्छा, जो बड़ा आर है वो यहाँ पर बड़ी रेडियस है, इसको बड़ा आर, और छोटा आर है हमारी छोटी रेडियस, ठीक है। और उसमें हमारा टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है हमारा 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर, मतलब छोटा आर बड़ा आर, ब्रैकेट बंद, और हाइट प्लस बड़ा आर माइनस बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो है फॉर्मूला है किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए। अब आप वॉल्यूम भी देख लीजिए, क्योंकि जो जो 3D फिगर है उसकी वॉल्यूम तो होगी ही। वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी, कि वो उसमें कितना सामान अंदर आ सकता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो हर 3D फिगर की कैपेसिटी होगी कुछ ना कुछ, तो हर किसी का वॉल्यूम होगा। तो होलो सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम है वो रहेगा आई मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ब्रैकेट में बड़ी रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे आर छोटी रेडियस का स्क्वायर। तो होलो सिलेंडर में 3 फार्मूलाज हैं। तो फार्मूलाज मतलब आप अच्छे से बिल्कुल याद करके जाइए, कि बार बार देखने तो मिलते ही हैं क्वेश्चन पेपर में। तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये फार्मूलाज लिखे आइए, क्योंकि स्टेप के आपको नंबर मिल जाते हैं। तो आपको फार्मूला भी बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। अगर आप फार्मूला भी लिखा और आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाते तो आपको स्टेप्स के नंबर 101% मिलेंगे कि आपने फार्मूला उसमें लिख दिया है। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं, हमारी नेक्स्ट फिगर है स्पेयर। तो स्पेयर हमारा देखेंगे, उसमें हमारा टीएसए और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि उसको मतलब गोल रहती है पूरी, तो पूरा एक ही सरफेस एरिया हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर। टीएसए पूछे या सी एस पूछे एक ही बात होती है, उसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब आंसर इनके आप निकालने से पहले यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम के लिए भी बताया था हमने, जो यूनिट लगती है वो क्यूब में लगती है, और जो हमारा एरिया होता है उसके लिए यूनिट हमारी स्क्वायर में लगती है। यूनिट के भी आपको नंबर्स मिलेंगे, अगर यूनिट नहीं लगाई तो आपके नंबर्स वहां पर करने के 101% चांसेस हैं। अब आगे देखते हैं हमारी क्या है, आगे हमारी है सेमी स्पेयर। सेमी स्पेयर या हेमी स्पेयर, सेमी स्पेयर या हेमी स्पेयर इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। सेमी स्पेयर हमारी कुछ इस टाइप की होती है, आप देखिए, ये आधी स्पेयर जैसी कटोरा जैसा लगता है, मतलब उसको आधी स्पेयर हम कहते हैं हेमी स्पेयर। तो इसके भी वही सेम फॉर्मूले, सी एस ए टी एस ए। तो उसका पहले कर्व सरफेस एरिया जानिए। कर्व सरफेस एरिया आप देख रहे हैं इसका ये होगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका जो फॉर्मूला होगा हमारा वो रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर। और हमारा जो टी एस ए रहेगा, अब टी एस ए में जानिए आप क्या आएगा, देखिए टी एस ए में एक तो क्या आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया पूरा, और प्लस ये जो हमारा टॉप है इसका भी एरिया प्लस होगा। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर हमारा सर्कल है, सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा टी एस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे हेमी स्पेयर या हेमी स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, सी एस ए टी एस ए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारी होलो स्पेयर। होलो मतलब खोखली, मतलब स्पेयर अंदर से खोखली जैसी रहती है। तो इसके भी फॉर्मूले देख लिए, मतलब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। तो टी एस ए इसका जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हमारा वॉल्यूम रहेगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अच्छा, आर क्यूब क्या है, इसमें बड़ी रेडियस रहेगी और ये छोटी रेडियस रहेगी। मतलब जैसे हम आपको 2D फिगर बना के दिखाते हैं, ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए एक बड़ी स्पेयर, स्पेयर इसके अंदर एक खोखली है, तो यहाँ से एक रेडियस ये रहेगी तो छोटी मान लीजिए, और यहाँ से एक बाहर तक रहेगी, इसको हम आर मान लेंगे, बड़ी रेडियस, ठीक है। तो इसकी यही फॉर्मूलेस है। अब आगे देखते हैं और क्या है हमारा अगला, जो है हमारा राइट सर्कुलर कोन। मतलब कोन, कोन तो आप लोगों ने देखी होगी, बर्थडे कैप वगैरह सब कोन रहते हैं, आइसक्रीम खाई होंगी, वो सारे कोन ही रहते हैं, ठीक है। तो कोन हमारी कैसी रहेगी यहाँ देख लिए पहले आप, बर्थडे कैप जैसी बनती, तो इसको हम कोन कह देते हैं। उल्टा कर रख दो सीधा कर दो आइसक्रीम वाली कोन बन जाएगी। तो इसमें हमारी सर्कल जैसा रहेगा, ये तो रेडियस सर्कल में रहता ही है इतना, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारी हो जाएगी हाइट। इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज रहती है, तो एक तिरछी हाइट देख रहे हैं आप, इसको तिरछी, इसको हम बोल देते हैं लेंथ हाइट।
तो तिरछी वाली हाइट रहेगी उसको स्लैंट हाइट कहेंगे और उसको एल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोण में। तो हमारी सबसे पहले हम इसी को देख लें, हमारी स्लैंट हाइट एल, इसको निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि हर जगह यूज होगा राइट सर्कुलर कोन में। तो अब इसके बाद हम जो नॉर्मली सब में निकालते आ रहे हैं वही देखेंगे। सी ऐसे मतलब कर सरफेस एरिया, वो हो जाएगा हमारा पाई आर एल। और नेक्स्ट है हमारा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, वो हमारा हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और वहीं पर हमारा तीसरा जो रहेगा वो वॉल्यूम, वो हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहीं पर हमारी मेंसुरेशन जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं पॉलिनोमियल, मतलब ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे हमें बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते ही हैं हमेशा। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है जानते हैं। सबसे पहले जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहती है वो हमारी रहती है हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर एक्स की हाईएस्ट पावर किसमें, पी ऑफ एक्स में। सबसे पहले हम जानते हैं पी ऑफ एक्स क्या होता है। अच्छा, पी ऑफ एक्स जो हमारा होता है वो इस तरीके से होता है, ए एक्स की पावर एन प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 एंड में एक सी रहेगा। अच्छा, एक्स की जो पावर है वो लगातार हमारी डिक्रीज होती रहेगी और एंड में हमारा क्या बचेगा, एक कांस्टेंट। इसको हम पी ऑफ एक्स कहते हैं। और इसमें अगर वो हमारी डिग्री पूछ ले पॉलिनोमियल की तो क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। और हाईएस्ट पावर तो हमारी क्या रहेगी इसमें एन, तो इसकी हमारी डिग्री हो जाएगी एन। ऐसे ही हम आगे देखते हैं क्या होती है हमारी। जैसे पहली एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो हमारी डिग्री रहती है वो हमारी डिग्री कितनी रहती है, मतलब बन रहती है। इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो हमारी बन रहेगी। वो किस तरीके से होती है वो देखिए हम, ए एक्स प्लस बी। इसमें एक्स की जो पावर है वो वन है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वन। अब दूसरी हम देखते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन रहती है उसमें क्या रहेगी, उसमें डिग्री हमारी जो रहेगी, डिग्री रहने वाली है हमारी टू। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो होती है टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कैसी रहती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर है टू तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी टू। ऐसे ही हम तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा है वो है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक मतलब कि नाम से समझ आता है इसकी डिग्री हमारी कितनी रहने वाली है, इसमें हमारी डिग्री रहेगी थ्री। इसकी जो इक्वेशन रहती है वो इस तरीके से रहती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। अच्छा देखिए, अब एक्स की पावर लगातार डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर जीरो हो गई। तो हाईएस्ट पावर एक्स की है थ्री, इसलिए डिग्री भी इसकी क्या हो जाएगी, थ्री। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब उसको हम रूट्स भी कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास इक्वेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और हमसे हमसे कहा गया है कि इसका जो रूट है वो हमको दिया गया है टू। तो मतलब रूट जो टू क्या होगा, उसका मतलब है हमारी एक्स की वैल्यू हमको दी है, हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू जो है हमारी टू, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा पी ऑफ टू इज इक्वल टू, एक्स की जगह हमको टू रखना है तो ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू, तो जो हमारा हो जाएगा वो होगा फोर ए प्लस बी। अब हम आगे देखते हैं क्या आगे हमारा है, नंबर ऑफ जीरो, मतलब हमारी नंबर ऑफ रूट्स कितनी रहने वाली है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ बना के दे देगा वो, और इसमें एक कोई लाइन है हमारी, मान लीजिए ऐसे लाइन निकली है, ये हमारा वाई एक्सेस, ये हमारा एक्स एक्सेस। हमसे इसमें एक्स के ही जीरो पूछता है हमेशा। तो जितनी बार भी एक्सेस को इंटरसेक्ट करी, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट की, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट की, तो इसके हमारे एक्स के तो जीरो होंगे, वो हमारे टू हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर एक और जैसे ग्राफ बनाते हैं उससे समझाते हैं हम आपको, यहाँ से ये कितनी बार इंटरसेक्ट, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार इंटरसेक्ट किया, तो एक्स के हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे एक्स के जीरोस हमारे। तो जितनी बार लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने ही हमारे जीरो रहने वाले हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है चीज जो आप नोट करिए अच्छे से, तो जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं वो लेस देन इज इक्वल टू रहते हैं हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। ये बात भी आपको याद रखनी है अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आगे देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑफ नहीं है इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एक टाइप से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में वो होती है, मतलब पी ऑफ एक्स की जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें जो हमारा ए रहता है वो जीरो के इक्वल नहीं रहता। मतलब अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी हमारी, तो बचेगी क्या हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचेगी नहीं। इसलिए ये जो हमारा होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। तो इसी में हम देखते हैं आगे एक हमारा पॉइंट रहता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं,
और इसका जो फॉर्मूला होता है वो उसे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका बहुत यूज है इसमें, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा यूज है। क्यों यूज है वो हम आपको आगे बताते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा जो डी है, डी मतलब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज ग्रेटर देन 0 है। अगर डी 0 से बड़ा है तो इसकी जो रूट्स रहेंगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो हमारी कैसी रहने वाली है, 2 डिफरेंट रूट रहेंगी हमारी, मतलब दोनों अलग अलग रूट्स रहेंगी। और दो भाई अगर सेकंड कंडीशन देखते हैं हम इसकी, इसमें हमारा डी है वो है लेस देन 0, तो इसमें हमारी नो रियल रूट्स रहेंगी। इसमें मतलब हमारी कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेंगी, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा है। और तीसरी जो हमारी कंडीशन है वो है डी है वो हमारा इज इक्वल टू है 0 के, मतलब डी हमारा 0 के बराबर है। तो उसमें जो रूट्स रहने वाली है वो रूट्स रहेंगी हमारी रियल एंड इक्वल रूट्स रहेंगी हमारी। ठीक है, ऐसे हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करते हैं हम कि हमारी रूट्स की जो नेचर है वो कैसी रहेगी। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स डिफरेंट रहने वाली हैं, और अगर डी 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, और डी अगर 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अब आगे देखते हैं और क्या है हमारे, हमारा नेक्स्ट है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई 2 इक्वेशन है, उसमें अलग अलग कंडीशन रहती है, वो पूछते हैं आपसे, उसी को हम समझाते हैं। इक्वेशन देखिए, जैसे हमारी पहली इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। ये हमारी मान लीजिए इक्वेशन 1 है। और इसी के नीचे हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2, ये मान लीजिए बराबर 0 के, और मान लीजिए हमारी ये है सेकंड इक्वेशन। अब हमसे बहुत बार इसमें कंडीशन पूछ लेते हैं कि हमारी मतलब इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसा रहेगा, लाइन कैसी रहेंगी, तो हम वही समझते हैं। तो पहली हमारी कंडीशन देखिए, जब हमारा a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल रहेगा किसके, b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो इसमें हमारी कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो तो हमारा रहेगा यूनिक। ठीक है, और हमारी जो लाइंस रहेंगी वो हमारी लाइंस कैसी रहने वाली हैं, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी हमारी। पहली कंडीशन ही है हमारी। अब आगे देखते हैं और कंडीशन। तो पहली कंडीशन समझ आ गई होगी आपको। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन जब हमारा a1 अपॉन a2 है वो तो इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के। लेकिन b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है हमारा किसके, c1 अपॉन c2 के। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा रहने वाला है नो सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारी जो लाइन रहने वाली है वो कैसी रहेंगी, लाइन हमारी पैरेलल और इनकंसिस्टेंट उनका नेचर रहने वाला है। ठीक है, दो कंडीशन हमने देख लिया। और तीसरी कंडीशन देखते हैं हम। तीसरी कंडीशन में क्या है, जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो तो इक्वल किसके रहेगा, b1 अपॉन b2 के। और इस ए भी किसके इक्वल रहेगा, c1 अपॉन c2 के। मतलब इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों एक दूसरे को इक्वल है। तो इसमें सॉल्यूशन हमारा रहेगा, सॉल्यूशन तो हमारा कैसा रहने वाला है, इनफाइनाइट। ठीक है, और लाइन हमारी कैसी रहेगी, इसमें को इंसिडेंट, मतलब हमारी लाइन का जो नेचर रहेगा वो रहेगा को इंसिडेंट। इसी के साथ चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्या है इसमें। अब हमारा आ गया है जो इसमें फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वेश्चन वगैरह देगी और हमें उसमें एक्स की वैल्यू पूछेंगे। तो पहला जो तरीका है वो है बाय सब्सटीट्यूशन। मान लीजिए हमको देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन हमको दी गई है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है। यहीं से अगर मान लीजिए हमारी सेकंड इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड जो रहता है, मतलब हम किसी x की वैल्यू निकाल लेंगे कहीं से। मान लीजिए इक्वेशन को हम उठाएं, इससे हम x की जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको साइड ले जाएंगे हम, तो 3 माइनस 2y, जो हमारी x की जो वैल्यू आ गई है। अब इसको हम उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 पर और सॉल्व कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। अब इसी में हमारे x का फाइंड करने का दूसरा तरीका होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है मतलब x निकालने का, और मोस्टली ये यूज करते हैं। तो इसमें कैसा रहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमको इक्वेशन नंबर 1 दी गई हुई है। और यहीं पे दूसरी इक्वेशन मान लीजिए हमको दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, हमारी इक्वेशन नंबर दी गई है सेकंड। तो इसमें हम सीधे क्या करते हैं, माइनस कर देंगे एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से। तो माइनस करने से पहले हमको नीचे की इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। तो 3y हमारा माइनस का हो गया, तो प्लस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो ये वाला एलिमिनेशन जो मेथड रहता है हमारा, बेस्ट रहता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए।
तो अब आगे हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपको हम जनरल फॉर्म बताते हैं वो कैसी रहती है, वो ऐसा रहता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में रहती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहाँ पे हमारा जो a रहता है वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। अभी पहले ही बता के आए हैं कि जीरो के इक्वल अगर हो जाएगा तो पूरा टर्म ही हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो बाकी बचेगा वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करना पड़ता है, वो रूट्स निकालने पड़ती हैं। टू रूट्स निकलेंगी हमारी, ठीक है, क्योंकि टू रूट्स हमारी निकलेंगी इसमें। तो टू रूट्स हमारी कौन कौन सी होंगी, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम बीटा मान लेते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ आगे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे, कैसे, जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लेंगे वो हमसे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना कैसा है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको डायरेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमको क्या लेता है, सी अपॉन ए रहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। सी कहाँ है इसमें इक्वेशन में, ए रहता है और ये हमारा ये रहता है। अब से प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, और ये क्या भी पूछ लेगा हमसे, कम भी पूछ लेगा, किसका, रूट्स का। तो रूट्स का जो हमारा सम होगा वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा रूट्स का सम होगा। ऐसे हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें हम और देखते हैं आगे, और हमसे क्या पूछ लेंगे, सॉल्यूशन। इसकी सॉल्यूशन हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन मतलब हम उससे रूट्स निकालना पूछेंगे। तो इसका फेमस और एक ही फॉर्मूला है जो आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, वो फॉर्मूला है हमारा श्री धराचार्य, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी अपॉन 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला रहता है। इसमें अगर आप समझिए, बी एक बार प्लस का अंदर रूट के अंदर जो है इसको हम डी भी कहते हैं ना, एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का लेना है, इसलिए हमारी इससे दो रूट्स आ जाएंगे। और एक और तरीका है इसका क्वाड्रेटिक का, वो है हमारा फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। उससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं, तो वो तो आपको नॉर्मली आता ही होगा। अब आगे देखते हैं और क्या है। तो आगे हमारी नेचर ऑफ रूट, मतलब हमारे नेट्स रूट्स है जो, उसका नेचर कैसा रहने वाला है और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको हम पहले बता चुके हैं, पूरा पूरा डिपेंड किस पे रहता है, डिस्क्रिमिनेंट पे, मतलब डी पर। डी से ही हमारी रूट्स की नेचर हमको पता चलेगा। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं, जब डी हमारा ग्रेटर देन जीरो है, डी हमारा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स हमारी रहने वाली है रियल एंड अनइक्वल। और इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एक्स हमारी मतलब मान लीजिए रूट है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी मतलब हमारा 4² माइनस ए सी अपॉन 2, इससे हमारी रूट्स निकल जाएंगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, डी हमारा किसके इक्वल टू है, जीरो के, मतलब जो रूट्स है हमारी वो रियल रहने वाली है और इक्वल रहने वाली है। अगर इक्वल रूट्स है मतलब तो एक ही रूट्स रहेगी, वही दोनों के जैसा काम करेगी। तो एक्स जो हमारा रहेगा, मतलब रूट्स वो हमारी कैसे निकालेंगे, माइनस बी अपॉन 2a से। और जो तीसरी कंडीशन रहती है वो हमारी रहती है डी इज लेस देन जीरो, मतलब इसमें हमारी रूट्स रहेंगी वो नो रियल रूट्स रहने वाली हैं, मतलब इसमें रूट्स ही नहीं रहेंगी तो रूट्स निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आगे देखते हैं अब क्या है, हमारी चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आखिरी चैप्टर है इसमें हमारे इस वीडियो का, वो है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में सिर्फ हमारे इंपोर्टेंट से हुए फॉर्मूलेस, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, तो फॉर्मूलेस देखते हैं कैसे हैं हमारे। तो पहला फॉर्मूला बेसिक है जो मोस्टली सबको आपको आता ही होगा, तो वो है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी के साथ दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी स्क्वायर वाले में एक फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो रहेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले जो है वो स्क्वायर के रहते हैं। आगे अब हम क्यूब वाले फॉर्मूले देखेंगे। तो क्यूब का जो हमारा पहला फॉर्मूला रहेगा वो रहता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो हमारा रहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी को हम आगे और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए क्यूब है। यहाँ पर आगे एक और फॉर्मूला देखते हैं इसका, ए माइनस बी का होल क्यूब। जो माइनस बी का होल क्यूब वो होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। और नेक्स्ट फॉर्मूला एक होता है इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है वो है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी तरीके से हमारा एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, उसके भी दो फॉर्मूले रहेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरा जो फॉर्मूला रहेगा वो उसका रहेगा हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। और इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। होप करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो, और एग्जाम में जाने से पहले ये सारे फॉर्मूलेज आप एक बार जरूर देख लीजिए। और इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में व्हाट्सएप का जो चैनल है वो भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। तो ऑल द बेस्ट आपको अपने एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से एग्जाम करके आइएगा, बिल्कुल फाड़ दीजिएगा एग्जाम को। और इससे पहले जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो एमसीक्यू सेट की सीरीज है, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ की, एक बार उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।